नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी हलचल तेज हो रही है। सभी सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है और कई समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM एक बार फिर बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमाने जा रही है। वैसे तो ओवैसी अब तक एनडीए और यूपीए से बराबर दूरी बनाकर राजनीति करते आए हैं, लेकिन अब लगता है उनका मन बदल गया है। ओवैसी की पार्टी बिहार में महागठबंधन में शामिल होना चाहती है। ओवैसी गठबंधन में शामिल होने के लिए बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम वोटों की एकजुटता का हवाला दे रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि तेजस्वी यादव और लालू यादव की ओवैसी के प्रस्ताव में कोई रुचि है। इसलिए इंडिया गठबंधन में शामिल होने की कोशिश नाकाम होने के बाद पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अब नया गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा बिहार की सियासत में एक नए मोड़ की ओर इशारा कर रही है। ओवैसी इस यात्रा के जरिए सीमांचल में अपने सियासी पांव फैलाने की जुगत में लगे हैं। इससे माना जा रहा है कि इस बार बिहार की सियासत में AIMIM के बढ़ते प्रभाव से कई पार्टियों का सियासी समीकरण बिगड़ सकता है। बिहार में चुनाव नजदीक आते ही जात धर्म का गुड़ाभाग शुरू हो गया है। चुनावी गणतज्ञ फिलहाल मुस्लिम वोटों के अर्थमेटिक का नफे नुकसान वाला चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। बड़ी माथापच्ची है। इस अर्थमेटिक का आरजेडी पुराना एक्सपर्ट है और AIMIM नया। वहीं जब नए और पुराने की टक्कर 2020 में हुई तो नए ने बाजी मार ली। मुस्लिम बहुल इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी ने अपना असर दिखाया और 5 सीटें जीत ली। तब आरजेडी ने आरोप लगाया कि AIMIM बीजेपी की बी टीम है, वो मुस्लिम वोटों को काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। वहीं अब AIMIM आरजेडी के इस आरोप को बेबुनियाद साबित करने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहता है, लेकिन तेजस्वी ने इसके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। AIMIM बहुत ज्यादा सीटें नहीं मांग रही है, वो बस सीमांचल में सीट चाहती है। ये कोई बड़ी डिमांड नहीं है। इससे इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। पार्टी के मुखिया ओवैसी का आरोप है कि तेजस्वी अपनी निजी महत्वाकांक्षा के कारण ऐसा नहीं होने दे रहे। वो डर रहे हैं कि कहीं पार्टी की लोकप्रियता से उनकी वोट बैंक की राजनीति खत्म न हो जाए। देखिए, अख्तर ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तर ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि MIM पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तर ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है। ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी। तब तेजस्वी यादव महज 12 सीटों के अंतर से बिहार का मुख्यमंत्री बनने से चूक गए।
उनका मुद्दा भी अलग है और नारा भी नया है। 27 सितंबर तक किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में उनकी रैलियों का फोकस बाढ़ से तबाही, बेरोजगारी, स्कूल, हॉस्पिटल। तो मुस्लिम वोटर एक मुश्त किसी गठबंधन को वोट नहीं कर पाएंगे। वहीं पिछले 5 से 6 सालों के दौरान मुस्लिम बहुल इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता बढ़ी है। लगातार मांग के बाद भी अगर तेजस्वी यादव ओवैसी को इंडिया गठबंधन में जगह नहीं देंगे तो उनका मुस्लिम समीकरण बिगड़ सकता है। वहीं राजनीतिक पंडितों की माने तो ओवैसी की न्याय यात्रा सीमांचल के चुनावी गणित को भी पलट सकती है। आने वाले चुनाव तय करेंगे कि सीमांचल की जनता अपना नेता किसे मानती है, महागठबंधन, बीजेपी या फिर ओवैसी की नई राजनीति के साथ वो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। बिहार की सियासत में यात्राओं का दौर जारी है। अभी नोटिफिकेशन की बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये यात्राएं एक तरीके से शुरू होकर जनता की नब्ज टटोल रही हैं, जनता तक पहुंचकर अपनी बातें उनके दिल में उतारने की कोशिश कर रही हैं। हमने एआईएमआईएम की इस एंट्री को लेकर, बिहार में हो रही राजनीति को लेकर लोगों से सवाल पूछे। पहला सवाल जो हमने पूछा, बिहार की सियासत में एआईएमआईएम के बढ़ते प्रभाव से किस दल का समीकरण बिगड़ेगा। बड़ा स्पष्ट पूछा। एआईएमआईएम आ रही है तो कौन घाटा खा रहा है। लोगों के जो जवाब आए, आरजेडी को 47% लोगों ने माना कि उसका नुकसान होगा, बीजेपी का नुकसान होगा 22% लोगों ने कहा, अन्य दूसरी पार्टियों का नुकसान होगा ऐसा कहने वाले 10% लोग रहे और 21% ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन चोट आरजेडी को पड़ रही है, ये लोग समझ रहे हैं। दूसरी बात, क्या सत्तारूढ़ दलों ने सीमांचल के मुद्दों की अनदेखी की है? 64% लोग कहते हैं हां, सीमांचल के मुद्दों की अनदेखी की गई है। 18% कहते हैं कि नहीं की गई है और 18% ही हैं जो कहते हैं इस पर कि इसमें से हमको कोई ऑप्शन ठीक नहीं लगता। लेकिन ज्यादा अगर देखें, 64% मानते हैं कि अनदेखी हुई है। अब यहां से हम सवालों को जरूर जोड़ेंगे जब मेहमानों के साथ जुड़ेंगे। तो तीसरा सवाल, क्या आगामी विधानसभा चुनाव में सूबे का क्षेत्रीय विकास सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है? 84% कहते हैं हां, सूबे का क्षेत्रीय विकास सबसे बड़ा बनने वाला है। सीमांचल की बात कर रहे हैं बिहार में। 10% कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा और 6% कहते हैं कि इसमें से कोई भी सवाल उनको मुफीद नहीं लगा, मनमाफिक नहीं लगा, सही नहीं लगा। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राकेश पोद्दार जी, प्रवक्ता बिहार बीजेपी। राकेश भाई, बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजकुमार रंजन मेरे साथ इस वक्त आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पर। राजकुमार भाई, बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। पिछली बार भी आप जुड़े थे, समय देते रहिएगा क्योंकि आप प्रवक्ता आजकल व्यस्ततम दौर में होंगे। मुझे लगता है चाय भी नहीं पी पा रहे होंगे टाइम से, तो चाय पीने का मौका बिहार में, ये सबसे अच्छी बात है। कई ऐसे गोलंबर हैं, चाय भी अच्छी मिलती है और लिट्टी चोखा भी, वो खैर आप लोग तय कीजिएगा। मैं सवालों पर आता हूं। सबसे पहले राकेश भाई आपकी तरफ। ओवैसी ने बयान दिया कि हमने महागठबंधन से बात की, इंडिया गठबंधन से बात की, भाई हमको अपने साथ ले लो, साथ आना चाहते हैं इन चुनावों में, 5 नहीं तो 6 सीटें ले लो, 6 सीटें दे दो, हम उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन वो तैयार नहीं हुए। अब ओवैसी खुद यात्रा निकाल रहे हैं। राकेश जी, आप लोग कभी ओवैसी को किसी की टीम बताते हैं, विपक्ष किसी की टीम बताता है, लेकिन ओवैसी क्या खेला करने वाले हैं बिहार चुनाव में? देखिए राजीव जी, पहला नंबर, मगध की चाय हो, मिथिला का पान हो
और भोजपुर का लिट्टी चोखा हो, इसके खाने के लिए आपका स्वागत है बिहार में। एकदम मैं आप आइए। मिलूंगा आपसे और मुझे लगता है जरूर। डॉक्टर राजकुमार भी मुझे बुला लेंगे। और सही बात, आज निश्चित, ओबीसी निश्चित। साहब की बात कर रहे हैं। ओबीसी साहब जो आज राजनीति कर रहे हैं बिहार के अंदर, सिर्फ मात्र 35-40% लोगों के लिए, जनता के लिए काम करना चाह रही है। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 100% लोगों के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निश्चय पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की सौगात देने के लिए हम लोग राजनीति कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हमारे लिए सर्वोपरि हमारा देश है, हमारा राज्य है, हमारे नागरिक है, उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अगर सीमांचल की बात करें, युवाओं को रोजगार देना हमारा कर्तव्य है, उनको आवास देना हमारा कर्तव्य है, हर जनता को शौचालय देना हमारा कर्तव्य है, बिजली पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, बिहार के सभी संसाधनों पर उनका पहला हक। लेकिन ये लोग राजनीति किसके लिए कर रहे हैं? घुसपैठिए के लिए राजनीति कर रहे हैं, मात्र घुसपैठिए के लिए। आप देख सकते हैं किस प्रकार बांग्लादेशी हमारे सीमांचल के इलाके में घुसते हैं, उसके बचाने के लिए लोग राजनीति कर रहे हैं लगातार, चाहे एसआईआर के माध्यम से हो, चाहे ओबीसी साहब को मैं कहना चाहता हूँ, ओबीसी साहब भी उन्हीं लोगों के लिए राजनीति करना चाह रहे हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जो ओबीसी साहब जो राजनीति कर रहे हैं, महागठबंधन के लिए राजनीति कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2020 के विधानसभा के चुनाव में जितने भी 5 उनके विधायक ओबीसी साहब के जीते, 4 विधायक किसने लिया? महागठबंधन ने अपने पाले में कर लिया। तो आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, विकास की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म की राजनीति। इनके लिए विकास मुद्दा ही नहीं रहा। अगर मुद्दा किसी के पास है तो इंडिया गठबंधन के पास राजनीतिक मुद्दा है। हम विकास के एजेंडे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम 100% जो प्रतिशत जो जनता है अंतिम पंक्ति में बैठे हैं, उनके लिए हम हमेशा काम कर रहे हैं। हर विकास के मुद्दे को उठा रहे, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चाहे महिलाओं को जीविका के माध्यम से छोड़ना हो, चाहे महिलाओं की शिक्षा की बात करें, चाहे निकाय चुनाव की बात करें, चाहे छात्रावास की बात करें, हर व्यक्ति के लिए हमने सेवा करने के लिए निकले हैं और सेवा करते रहेंगे। इन लोगों के अंदर कोई राजनीति का नेता ही नहीं है, ना नियत है। आज ओबीसी साहब लड़ रहे हैं 6 या 7 सीट के लिए लड़ रहे हैं, महागठबंधन कहते हैं मेरे पाले में आ जाइए, आप अलग से चुनाव लड़िए। इन लोगों के पास एजेंडा ही नहीं है, ना नेता बना पाए हैं, ना नियत बना पाए, ना रोड मैप बना पाए। हमारे पास नेता भी है, नियत भी है, निष्ठा भी है, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है 2025 और 30 का, उसका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ठीक है राकेश भाई, सब अच्छा है, नेता है, नियत है, ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन आप उन चीजों पर आइए जो मेरे सर्वे से जुड़ती हैं और उन चीजों पर आइए जो पिछला चुनाव यहां पर कहता है। मैं उन चीजों को सामने रखूं, लेकिन उससे पहले कई चीजें आपको बता दूं। हमारा सर्वे कहता है कि 64% लोग कहते हैं इस सब में कि वहां पर ये चीजें नहीं हुई हैं। खैर, सीमांचल का समीकरण पहले बता दूं, फिर डॉक्टर राजकुमार राजन आपका मैं रुख कर लेता हूं। सीमांचल का समीकरण बता देते हैं, ये सीमांचल में क्या क्या हुआ। 2023 की बात कर लेते हैं तो बिहार की जाति जनगणना के मुताबिक 243, जी हां, ये सारी सीटें हैं जो बिहार विधानसभा में आती हैं और इनमें से 47 सीटों पर निर्णायक रोल में मुस्लिम वोटर थे। मेरे साथ आप जो ग्राफिक्स यहां पर देख पा रहे हैं बहुत जरूरी है। यहां पर 11 सीटों पर तो 40% से ज्यादा मतदाता मुस्लिम थे, यानी बहुत बड़ा टर्नआउट एआईएमआईएम अपने फेवर में ले जा सकता है। यहां पर सीमांचल के कुछ हिस्सों में मुस्लिम वोट बैंक 70% से भी ज्यादा है। जब यहां पर चीजें हैं तो देखिए मेरे ठीक दोनों अगल बगल मैं यहां पर सीमांचल का मैप दिखा रहा हूं। सीमांचल का इलाका किन मेजर जगहों से जुड़कर बनता है? पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। किशनगंज से शुरू हो रही है ये यात्रा और घूमते फिरते अररिया और कटिहार और पूर्णिया को कवर करते हुए जाएगी। और यहां पर फोकस क्यों कर रहा है एआईएमआईएम, वो मैं आपको बता देता हूं। 243 जो सीटें हैं ठीक मेरे तरफ, 11 सीटों पर 40% से ज्यादा मतदान अगर मुस्लिम करते हैं तो चीजें यहां पर बिगड़ सकती हैं। किसकी? महागठबंधन की। किसकी बिगड़ सकती है? एनडीए यानी जेडीयू की बिगड़ सकती है। अगर यहां से सीटें जेडीयू की सामने आ रही हैं, पिछले चुनाव में तीसरा मोर्चा बनाकर 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं ओवैसी। ओवैसी का बिहार आना राज्य से बाहर यानी
हैदराबाद से बाहर निकलकर एक ऐसी जगह बनाना जहां ओवैसी ने वाकई पिछले चुनाव में अपनी जमीन पक्की कर ली थी। केवल 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 विधायक ओवैसी ने पिछले चुनाव में बना ली। यानी ओवैसी ने तो इशारा दे दिया था कि ओवैसी वहां पर एक मजबूत इकाई है। हालांकि जब बाद में चीजें चली तो 4 विधायक जो जीते हुए थे वो आरजेडी में चले गए और ये दर्द असदुद्दीन ओवैसी को लगातार है कि उनका एक ही विधायक रहा। अख्तरुल ईमान जो कि एआईएमआईएम के बिहार के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेटर भी लिखा। सीमांचल के कुछ हिस्सों की बात हम यहां बता रहे हैं। ये 2023 का बिहार का जाति जनगणना के मुताबिक हम एक गणित बता रहे हैं, जिसको देखकर अभी तकरीबन सभी पार्टियां सवाल कर रही हैं, सभी पार्टियां चीजों को रख रही हैं। अगर 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं ओवैसी, तो क्या ओवैसी एक बड़ा डेंट डाल सकता है? क्योंकि 100 सीटें जितनी हैं वो 100 सीटें सभी सीटें हो ऐसा नहीं है 243 में से, लेकिन जिनकी मेजॉरिटी हो सकती है, जो सरकार बना सकते हैं, उसको इधर से उधर कर देती है। मुस्लिम वोटर्स पर बहुत फोकस है यहां पर। इस सब में ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि आरजेडी क्या इस स्थिति को अपने मन मुताबिक पाती है, जब न्याय यात्रा निकालने की ओवैसी ने तैयारी ही नहीं कर ली है, ओवैसी शुरुआत भी कर चुके हैं उससे। डॉक्टर राजकुमार राजन, आरजेडी के प्रवक्ता, जो सवाल है हमारे, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान ओवैसी के आने के बाद जनता बता रही है आरजेडी को और उसके उस पुख्ता वोट बैंक को है जिस पर वो यकीन करती थी। क्या असदुद्दीन ओवैसी, अख्तरुल ईमान, ये लोग मिलकर बिहार में आपका या गठबंधन का गणित बिगाड़ सकते हैं? राजीव जी, देखिए, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और उस धर्मनिरपेक्षता के मूल्य में, समाजवादी मूल्य में हम लोग विश्वास करते हैं। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है, उनकी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन उनको जरा ठहर कर ओवैसी साहब को सोचना चाहिए, बड़ा दिल रखना चाहिए। एक बड़ा जब लक्ष्य होता है तो थोड़े बहुत समझौता कर लेना चाहिए और उनको यह सोचना चाहिए कि सांप्रदायिक शक्तियों, सांप्रदायिक पार्टियों को अगर रोकना है और नए बिहार को बनाना है, तो उस बिहार को बनाने के क्रम में उनको समर्थन देना चाहिए बाहर से, ना कि चुनाव में आना चाहिए। क्या कई बार हम चुनाव में पूरे देश में नहीं लड़ते हैं, कई बार हम दूसरे राज्यों में चुनाव नहीं लड़ते, तो दूसरे को समर्थन कर देते हैं, क्योंकि बड़ा लक्ष्य होता है, बड़ा दिल रखना चाहिए ओवैसी साहब को, क्योंकि बिहार में कोई उनका जनाधार नहीं है। बिहार में कभी वो आते नहीं है, हैदराबाद रहते हैं या दिल्ली रहते हैं, बिहार के सरजमीन से वो रूबरू नहीं होते हैं। वहाँ की सामाजिक समस्याओं, वहाँ के संघर्ष, वहाँ के जीवन की विसंगतियां, वहाँ अल्पसंख्यकों की समस्याओं के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं रहता है। देखिए, कभी भी अल्पसंख्यकों पर कुछ होता है तो माननीय विपक्ष के लीडर तेजस्वी जी वहां तुरंत पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा लक्ष्य है, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को रोकना है, तो उनको समर्थन, बाहर से समर्थन देना चाहिए। 6 सीटें तो मांग रहे थे, वो कह रहे थे कि महागठबंधन से, इंडिया ब्लॉक से 6 ही सीटें मांग ली थी हमने, उस पर भी हाँ नहीं बोला। आप लोग भी तो रिजिड हो गए थे, दे देते तो साथ जुड़े हुए होते। देखिए राजीव जी, सच्चाई यही है कि ओवैसी साहब ना तो तेजस्वी जी को फोन किए हैं, ना मिलने का वक्त मांगा है, ना मिले हैं, ना माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी से कभी मुलाकात की है, ना फोन की है और ना मिलने का प्रयास कर रहे हैं। ये अलग मुद्दा है, लेकिन बिहार के पृष्ठभूमि में मुद्दा, देखिए, बिहार, नए बिहार बनाना है। बिहार की समस्याएं इतनी है, बेरोजगारी इस हद तक है, बिहार सबसे गरीब राज्य है, युवाओं को नौकरी नहीं है, पलायन इतना हो रहा है, वहां से भ्रष्टाचार इतना है, आए दिन पुल गिरता है, इंजीनियर के घरों में लाखों करोड़ों रुपए के नोट, गद्दी जले हुए नोट मिल रहे हैं, विधि व्यवस्था चरमराई हुई है। एक बिहार को बनाने के लिए एक यंग लीडर, युवा लीडर, तेजस्वी जी से दूरदर्शी लीडर की आवश्यकता है। उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नए बिहार को बनाने के क्रम में ओवैसी साहब को बड़ा दिल रखना चाहिए। और हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन इतना समझते हैं कि सांप्रदायिक पार्टियों को कौन रोकेगा, कौन से पार्टी मुद्दे
लेकर आ रहे हैं। डॉक्टर किनकी साहब, दूरदृष्टि है। डॉक्टर साहब उनको न्याय नहीं साथ कर देंगे। डॉक्टर साहब आप मुझे न्याय पूरा नहीं कर विश्वास रहे हैं। है। आप कह रहे हैं लोकतंत्र है, सब आ सकते हैं, और आप कह रहे हैं बड़ा लक्ष्य है, बड़ा दिल रखना पड़ेगा। ये असदुद्दीन ओवैसी को ही क्यों रखना पड़े? खैर डॉक्टर साहब आता हूं डॉक्टर साहब, लेकिन दो सर्वे हमारे और हैं, और वो दो सर्वे में जनता क्या कह रही है ये भी सुनते हैं। फिर राकेश पोद्दार जी से शुरुआत करेंगे। क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की सक्रियता से बिहार विधानसभा चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ेगा या बिगड़ेगा? कुछ भी हो सा समझ लें। 43%, 43% कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है। सीमांचल की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी बेहतर ओरेटर हैं, संविधान पर पकड़ रखते हैं, चीजों को जब रखेंगे तो वो मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन 51% ने कहा नहीं, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, नेक टू नेक ये चीजें चली जा रही हैं। 6% ने कहा कि हम इसमें से कोई भी जवाब नहीं चुनेंगे। बिगड़ने की बात पर सांप्रदायिक स्थिति को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के सियासी वजूद पर जनता क्या सोचती है? अब ये सरप्राइजिंग है, 47% कह रहे हैं उनके सियासी कद में लगातार इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र में उन्होंने अपना पकड़ बनाई है, हैदराबाद और आसपास के एरिया, तेलंगाना, आंध्रा में वहां पकड़ बनाई है, अब बिहार के सीमांचल में पिछले चुनाव में पकड़ बनाई। 36% लोग कहते हैं सियासी कद में कमी आई है, लेकिन 17% कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर भी 47% को माना जाए तो वो मानते हैं कि ओवैसी एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर यहां पर आ चुके हैं। राकेश पोद्दार, ओवैसी जिस वोट बैंक को आगे लेकर चल रहे हैं, जाहिर सी बात है बीजेपी अक्सर कहती है उस वोट बैंक को वोट बैंक बनाने के पीछे भी कई पार्टियों का योगदान रहा। यह बीजेपी के आरोप है मुस्लिम समुदाय को लेकर। और जो स्थिति ओवैसी अब कर रहे हैं, सीमांचल में पिछली बार 5 सीटें जो अपने नाम करी, जो बाद में 4 RJD में चले गए, विधायक जीते हुए एक उनके पास रहा। क्या ये कमाल फिर से अगर कर लेते हैं ओवैसी इस न्याय यात्रा के जरिए, अररिया की बात करें, पूर्णिया की बात करें, कटिहार की बात करें, तो बहुत समीकरण बिगड़ने वाले हैं आपके भी, क्योंकि आपका सहयोगी JDU है, वो भी इसी वोट बैंक पर निर्भर रहता है। राकेश जी, देखिए राजीव जी, जो हम सीमांचल की आज चर्चा कर रहे हैं, ओवैसी साहब के 5 विधायक थे, 5 विधायक में 4 उनके पाले में चले गए, लेकिन ओवैसी साहब को 5 साल के बाद बिहार याद आया। चाहे कांग्रेस को बिहार 5 साल के बाद आया। अभी लोकसभा का चुनाव 2024 का हुआ, आप ग्राफ निकाल के देखिए, एक बार भी राहुल गांधी जी बिहार नहीं आए। सिर्फ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कल बिहार आए हैं, और यही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहते थे बिहार को कि छोटा मोटा राज्य है। लेकिन इनको चिंता है चुनाव का, इनको चिंता है कि सत्ता के कुर्सी पे कैसे बैठे, इन लोगों की चिंता है। आप देख सकते हैं कांग्रेस के नेता जो जातिवाद का अराजकता 35 साल पहले फैलाया था, और महागठबंधन के जो नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो भ्रष्टाचार का वैक्सीन बिहार के अंदर जो लगाया था, उससे हम लोगों ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उस अराजकता को, भ्रष्टाचार के वैक्सीन को खत्म करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। लेकिन इनको चिंता क्या है? इनको चिंता है 35% या 40%, और इनको कोई चिंता नहीं है वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हम लोग वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हमने हर व्यक्ति की राजनीति करना, हर व्यक्ति को सेवा पहुंचाने का काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री लगभग 54 बार बिहार आए हैं जब से प्रधानमंत्री बने हैं, और चुनाव जीतने के बाद लगभग 7 बार बिहार आए। अच्छा ये बता, राकेश पोद्दार जी ये बता दीजिए, अंडर करंट आपको क्या समझ में आ रहा है? आप दोनों से ही पूछ लेता हूं, क्योंकि वोट को लेकर तेजस्वी और राहुल की जो यात्रा थी उसने लोगों को प्रभावित किया है, नो डाउट। संवाददाता भी गए, उन्होंने भी देखा है। अंडर करंट क्या चल रहा है? क्या नैरेटिव सेट हो गया है? क्या आपको लग रहा है कि स्थितियां अगर आपकी सरकार बनने की भी हुई, मान लीजिए मैं आपकी बात रख देता हूं, तो वो उतनी बेहतर नहीं होंगी जितनी पिछली बार थी? नहीं, सरकार हमारी बन रही है, हम 225 जीतेंगे। और मैं एक बात बता देना, आउट ऑफ 243, 243 में से 225। जी मैं बता, वोट चोरी करते हैं, वोट चोरी। अच्छा ठीक है, मैं 1 मिनट, राजकुमार जी, ठीक है, आ रहा हूं, इस पे विस्तार लेंगे, आपसे विस्तार लेंगे। राजकुमार जी, उन्होंने, देखिए मैंने ये नहीं कहा कि वो किसी और का पक्ष, वो क्यों रखेंगे किसी और का? उन्होंने अपनी सोच सामने रखी कि वो 225 243 में रख रहे हैं। नैरेटिव अंडर करंट ये कह रहा है कि चीजें वही होंगी जो पिछली बार हुई। डॉक्टर राजकुमार,
देखिए राजीव जी ये तक। इतना कॉन्फिडेंस इन लोगों को कहां से आता है? इतना कॉन्फिडेंस वोट चोरी से तो नहीं आ रहा है। सवाल तो यही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, 18 साल से सत्ता में, 11 साल से डबल इंजन की सरकार है। बिहार में अरे भुखमरी के का इंडेक्स सबसे पिछड़ा हुआ है। बेरोजगारी इतने बड़ी संख्या में, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, एक भी उद्योग कारखाने नहीं खोले, मोतिहारी चीनी मिल का चाय तक आपने नहीं किया। राजकुमार जी एक बस संक्षेप भी में बताइए जरा। इतने पोलिंग एजेंट हैं, इतने कार्यकर्ता हैं, इतना मुद्दा आप लोग उछाल चुके हैं, अब भी वोट चोरी का डर आपको लग रहा है क्या? देखिए राजीव जी, ये वोट चोरी का डर नहीं लग रहा है, वोट चोरी हो रहा है। अच्छा। राहुल गांधी ने जो डाटा पेश किए बड़े स्क्रीन पर, टीवी के बड़े स्क्रीन ठीक। पर, क्या उसका जवाब तलब चुनाव आयोग ने दिया? अरे देश के सामने विश्वसनीयता का सवाल था, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग ने तो बुलाया सर, चुनाव आयोग ने कहा एफिडेविट दाखिल कर दीजिए, आइए, एक दो हाथ करते हैं कोर्ट में, कोई गया ही नहीं एफिडेविट लेके। खैर, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं, बिहार में कुछ तो हो रहा है डॉक्टर राजकुमार, ये आरजेडी की तरफ से हो रहा है या बीजेपी या जेडीयू, लेकिन बिहार की राजनीति बहुत करवट लेती दिख रही है। समय कम है, माफी के साथ फिर बुलाऊंगा आदर के साथ आप लोगों को।